इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं माइक्रोटेक कॉलेज में, जहां यहां के डायरेक्टर पंकज राजहंस जी हैं, जिनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसमें एक अधिवक्ता है दीक्षित जी, ब्रजेश दीक्षित जिनका नाम है, वो लगभग 3 करोड़ रुपया एक फॉर्च्यूनर के लिए इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनका मानना है कि वो इनसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं पंकज जी। भाई है ये। तो इस तरह के फैमिली मामलों में न्यायालय जो न्याय करे वो तो ठीक है, उसके सारे आदेश को पंकज जी मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई अधिवक्ता ऐसी गलत हरकत करे तो उसके लिए उचित मंच पर इन्होंने शिकायत किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं माइक्रोटेक कॉलेज के डायरेक्टर पंकज राजहंस। पंकज जी, पूरा मामला क्या है और कौन ऐसा वकील है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? मेरा एक व्यक्तिगत केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, सन 2014 से चल रहा है, 10 साल हो गए चलते हुए। तो हमारे जो विपक्षी वकील हैं, अधिवक्ता, वो हैं ब्रजेश दीक्षित। ये इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ हमारे ये चाहते हैं कि मामले कोर्ट में ना सुलझे, कोर्ट के बाहर हम इनका सेटलमेंट करें। और उन्होंने डिमांड रखी है 3 करोड़ रुपया, एक फॉर्च्यूनर और एक जो है मकान। तो उन्होंने जब मेरे से बोला, मैंने उनको बोला कि भाई मैं तो ये दे नहीं सकता, ये मेरे हैसियत के बाहर की बात है। ये स्टार्टिंग से ही मेरे पीछे लग गए कि भाई हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको भी ये अपने घर में ही रखते हैं, और वहीं से आए दिन मेरे खिलाफ, मेरे संस्था माइक्रोटेक के खिलाफ हमेशा फर्जी मुकदमा कराना, फर्जी आरटीआई करना, फर्जी हर चीज को करना, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोग परेशान होकर के इनकी अवैध मांग को पूरी कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी उतनी हैसियत नहीं कि हम इनको इतना दे सकते हैं जितना कि ये सोच रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि नहीं तो फिर हम आपका तो हम पूरा समाप्त कर देंगे, आप खत्म हो जाएंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। तो अब ये सब तो कोर्ट के हाथ में है, वो पुलिस प्रशासन देखेगी। हमने हर जगह पे इसकी सूचना दे दी। बार काउंसिल में भी मैंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया है और हमने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। पंकज, इस वकील के अत्याचार से और आपकी जो पूर्व पत्नी और बच्चों के अत्याचार से आप इतने ऊब चुके हैं। एक तो आपकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, दूसरे आपने अपना देह दान भी कर दिया है। ऐसा निर्णय आपको क्यों लेना पड़ा? मैं इतना परेशान हो चुका हूं इन लोगों की हरकतों से, लोगों की लालचपना से। इतने ग्रीडी लोग हैं, इतने लालची लोग हैं। मैंने कहा कि कम से कम ये लोग मेरे ऊपर हक जमा तो नहीं जमा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा संबंध खत्म हो चुका है, लेकिन कम से कम कल की डेट में अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है और मैं एक लाइफ सेविंग ड्रग पे हूं इस समय, और मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल तक जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो इसको मैं देखते हुए मैंने अपना पूरा देह ही दान कर दिया कि एटलीस्ट मेरा शरीर किसी और के काम आ सके। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं किडनी के मरीज रहा हूं और अभी भी किडनी के से हूं। मेरा भी 4 साल पहले किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मेरी मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और रेगुलरली मुझे जाना पड़ता है। मुझे मेदांता हॉस्पिटल में दिखाना होता है और कोलकाता के में जहां मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है वहां पे मुझे दिखाना पड़ता है। हमारे वकील हैं विपक्षी में, वो हैं ब्रजेश दीक्षित जी। एक ब्रजेश दीक्षित जी करके एक वकील हैं, को पूरी तरीके से बना दिया कि भाई मामला हाई प्रोफाइल है तो कितना वसूल सकते हैं, वसूलते हैं, समझे ना। ब्रजेश दीक्षित ने क्या किया, जो इनका वकील है, ये जितने हमारे पूर्व ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको अपने घर पे ही रुकवा करके रखे हुए हैं बनारस में, और वहां से ही आए दिन जो है कभी मेरे ऊपर एफआईआर करा देंगे, उन्हीं लोगों से एफआईआर करा देंगे। कहीं पे पता चला कि मैं हूं भी नहीं। अभी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अभी 2 साल पहले की बात आपको मैं बताऊं, सिगरा थाने पे मेरे ऊपर लूट का मुकदमा दायर हो गया, और वो भी कितना मालूम है, 1200 रुपए लूट। हाँ,
1200 रुपए लूट का मुकदमा मेरे ऊपर लिखा दिया गया। गोपेश झा उनका जो मतलब हमारे आए दिन जो है ये अपने कंप्लेन करना, कहीं इधर का करना उधर का करना। अब चूंकि जिनसे मेरा मुकदमा चल रहा है भाई वो महिला है, तो उसको फ्रंट पे आगे कर देना कि उनसे फायदा मिले। कभी पुलिस कमिश्नर के यहाँ भेज देना, कभी किसी के यहाँ पे भेज देना। चलिए वो सब बहुत बड़ा मैटर नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीजों से ना मैंने कोई गलत किया है, ना मैं इन सब चीजों से मैं कोई डरता हूं। इंटरेस्ट इस बात की है कि ये मैटर कोर्ट में सॉल्व ना हो, ये मैटर कोर्ट के बाहर सॉल्व हो, क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट अगर ये डिसीजन देगा तो अधिक से अधिक कितना पैसे का देगा, जितनी मेरी आई होगी उतना ही तो पैसे का देगा वो रुपया। ये ब्रजेश दीक्षित जी की मैं बात कर रहा हूं, वकील साहब की। 3 करोड़ रुपया, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक मकान बनारस में, ये हमारे वकील साहब मांगे, हमारे कह रहे हैं, ये जो है ब्रजेश दीक्षित। तो हमने कहा कि मेरी तो हैसियत है नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। उसके बाद फिर शुरू हो गए मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देना, मेरे खिलाफ फर्जी। अच्छा, पता नहीं कैसे सिगरा थाने में आए दिन उनसे एफआईआर भी हो जाता है, उनका जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही एफआईआर हो जाता है। और सबसे मजे की आपको मैं बात बताऊं कि ये एफआईआर ऐसे होता है, मैं गया था सिगरा थाने पे जब ये लिखाया गया था, तो एफआईआर में जो करने वाला होता है वो अपना एड्रेस नहीं बताता, वो खाली कॉलोनी का नाम लिखता है, समझे ना, कि शास्त्री नगर कॉलोनी। अब भाई साहब, शास्त्री नगर कॉलोनी कोई छोटा मोटा कॉलोनी तो है नहीं, हजारों लोग रहते हैं उसमें। मकान नंबर नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि मकान नंबर तो वही है जो वकील साहब का है, वकील साहब फंस जाएंगे। पुलिस भी उस पर कर देती है। फिर उनको जब बाद में ये एहसास होता है कि यार ये तो हम बहुत गलत कर चुके हैं, तो फिर एफआईआर लगा देती है। मुझे कोर्ट को गुमराह करना अकेले बैठ करके, मतलब आप समझ लीजिए कि एक काला कोट होने का जो फायदा होता है उसका ये पूरी तरीके से उसका उपयोग उठा रहे हैं। जब उन्होंने मेरे से पैसे के लिए बोला, अभी 3-4 महीने हो गए हैं जिस समय उन्होंने बोला, तो मैंने तो मना कर दिया कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मैं जो कोर्ट आदेश करेगा मैं वो दूंगा। मैं ऐसे थोड़ी मैं गुंडा टैक्स देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूं कि आप हमसे पैसा मांगिए और आपको हम पैसा दे देंगे। जो है मारने पीटने की धमकी दी। अब मैं मारने पीटने की मैं क्या धमकी दूंगा? अब ये ऐसे ही ये चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं इसीलिए बुलाया हूं कि ये चल क्या रहा है। आपको याद होगा कि 2019 में जब ये मामला नया नया उठा था, तो एक न्यूज आई थी कि मेरे भाई ने गोली चला दी इसके ऊपर, जो वहां पे रह रहे थे। वो भी झूठा साबित हो गया, क्योंकि मेरे घर में 24 कैमरे लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से हमने लगा रखे हैं। उसने कहीं पे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, तो पुलिस ने एफआईआर लगा दिया उस पर कि झूठा मुकदमा है। मुकदमा कैसे लिखा गया? 307 का मुकदमा लिखा गया। वो भी आप सोचिए, मुकदमा कैसे लिखा गया? क्योंकि उसमें कोई आरएसएस के बहुत वरिष्ठ थे, उन्होंने दबाव बना दिया कि मुकदमा लिखा जाए। ये उनको भी बेवकूफ बनाया जा करके। तो वहां पे मैं नहीं कहूंगा कि ये जो किया है उन्होंने वो गलत किया, उनको पता ही नहीं था कि किसके ऊपर हम मुकदमा करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। बिना हमसे बात किए थाने पे फोन कर दिए, अपना दबाव बनाए, तो 307 का मुकदमा हो गया। गलत इन्होंने सूचना दी है। अब ये वकील साहब को सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की रहती है कि भैया हम जितना मुकदमा करते हैं सारे में एफआईआर क्यों लग जाता है? अरे भाई साहब, कोई सही मुकदमा करोगे तब ना एफआईआर नहीं लगेगा। तो ओवरऑल देखिए इनकी जो सोच है कि भैया इनको आप हमको 3 करोड़ रुपया दीजिए। कोर्ट में जो भी अभी तक आदेश किया है मैंने वो किया है। अच्छा, चल रहा है, घरेलू मामला है, बिल्कुल है, लेकिन जो पैसे के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको तो हम नहीं कह सकते कि घरेलू मामला है। अगर मैं हूं कि इस तरह के वकील को आप लोग उजागर कीजिए। और मैंने कंप्लेन किया है बार काउंसिल में, इसलिए कि इनकी लाइसेंस निरस्त की जाए। ये अपने घर में रख करके, अपने घर पे छुपा करके, शास्त्री नगर में इनका एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर L8/84, इसमें ये रखे हैं
हमारे पूर्व ससुराल पक्ष के वालों को, और वहीं से ये सिगरा थाने में एफआईआर कराते हैं। इसमें कोई भी झूठा एफआईआर खिलाफ हर जगह पे कंप्लेन कराएंगे, फर्जी आरटीआई कराएंगे। वो तो गनीमत है कि भाई हम लोग हमेशा सिर्फ हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो हमारा कुछ निकलने वाला नहीं है उसमें से, तो कोई एक्शन होता नहीं है। जांच बैठती है, जांच बैठ के पता चलता है कि नहीं कुछ भी ऐसा, ये फेक है। परमानेंट यहीं पे इनके यहाँ पे रहता है, इनका टूल है। ये आरटीआई करेगा, अपना एड्रेस लिखेगा टांडा का। आरटीआई को मतलब अपना आधार कार्ड जो है उसको भी फैब्रिकेट कर देता है। तो जानता है कि कौन बैठ करके हमारा चेक कर रहा है कि आधार सही है कि नहीं है, आरटीआई कर देगा। तो ओवरऑल इस टाइप की प्रैक्टिस बनारस में चल रही है, हमने आपको लिखा है। और ये सारी चीजें जो है वो मेरे घर पे आकर के बाहर, मतलब घर पे तो नहीं, थोड़ा सा बाहर गोली चला दिया, ये दिखाने के लिए कि डरिए आप, हम आपको मार सकते हैं। हम कहा यार ये सब, अब फिर मैंने कंप्लेन किया, एफआईआर हुआ, वो सब हुआ, पर क्या है एफआईआर होने के बाद फिर पड़ा है कचहरी में। सारे का सारा मामला है तो वही कि आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। काउंसिल की शिकायत अभी मैंने मई में की है और वो लिस्ट हो चुका है, थोड़ा उसमें प्रोसेस होता है। हमने सभी जगह के बार काउंसिल में किया है, यूपी के भी बार काउंसिल में किया है और दिल्ली के बार काउंसिल में भी किया है, हर जगह पे किया है, क्योंकि हमारे पास सारे पुख्ता सबूत हैं। मैंने क्योंकि मुझे पता है कि जब बार काउंसिल में मैटर खुलेगा तो मुझे जाकर के वहां पे सारे सबूत देने होंगे। मैं इवन आपको भी मैं दिखा देता हूं कि क्या है। आपके विरुद्ध कितने फर्जी एफआईआर लिखे गए और कितने में एफआईआर लग गया? देखिए मेरे में मुझे जो अभी लग रहा है, देखिए एक तो वो 307 में मुझे और मेरे भाई के खिलाफ कराया गया था, वो उसमें एफआईआर लग चुका है, ये बड़ा गांव थाने में हुआ था। इसके अलावा 2 मुकदमे इन लोगों ने मेरे खिलाफ किए हैं सिगरा थाने पे, जिसमें से कि एक लूट का भी मामला है। मैंने अभी आपको बताया कि 1200 रुपए का लूट मैंने कर दिया था, उसका एक मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। उस पे बाद में उन्होंने एफआईआर लगा दिया कि ये मामला सही नहीं है, इन लोगों ने फर्जी पाया है। एक दूसरा मुकदमा फिर इन्होंने दरबिज करा दिया था, ये 2024 का ही मामला है। इन 10 सालों में काम और हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी वकील है कि पत्नी इनको छोड़ के चली गई। इन लोगों का आपस में कुछ रहा होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई एफआईआर झूठा लिखवाता है तो उस एफआईआर लिखवाने के खिलाफ भी मुकदमा कायम होता है, ऐसा कोई आपने कायम किया? देखिए कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाता है तो ये भी कानून है कि उसके अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा स्वतः पुलिस भी कर सकती है। फिर आप इस पर आपने पहल किया है? मैंने इसके बारे में बात किया सिगरा थाने से, खासतौर से अभी जो हाल फिलहाल में एक मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है, जनवरी या फरवरी की बात है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद मुझे पता चला है कि उस पे एफआईआर नहीं लगा है, उस पे चार्जशीट लग गई है। और उसमें 2 लोगों के ऊपर चार्जशीट लगी है, एक मेरे ऊपर लगा है और एक मेरे साथ विपुल है उनके ऊपर लगा है। धारा तो 506 है। ये देखिए मैं आपको ये दिखाऊं, 31 जनवरी 2024 को ये एक एफआईआर दर्ज किया गया कि आप जो है जान से मारने की आपने धमकी दी है। और मेरे साथ जो विपुल हैं, जो हमारे यहाँ पे संकट मोचन में मैनेजर हैं, उनके ऊपर दोनों को लेकर के किया गया। बेसिकली मामला क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। मामला सिर्फ ये था कि मैंने इससे ये बोला कि आप जो है ये तुम लोग क्यों इस तरीके से कंप्लेन करते रहते हो हर जगह पे। मुझे पता तो चल ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि कंप्लेन मेरे खिलाफ करोगे तो मुझे उसकी एक नोटिस की कॉपी नहीं आएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। अपने काम धंधे पे ध्यान दो। अब उसको इन लोगों ने बना करके अगले दिन कर दिया एक एफआईआर। ये भूपेश झा हैं एफआईआर करने वाले। और जरा इनका देखिए, ये जब एफआईआर किए हैं तो वर्तमान पता में इन्होंने लिखा है हुसैनाबाद भागलपुर और हाल पता में लिखा है चंदुआ छिट्टूपुर हैप्पी मॉडल स्कूल के पास सिगरा।
मकान नंबर क्या है, मतलब इतने पूरे एरिया में आप इनको ढूंढ लीजिए कि ये कहां रहते हैं ब्रजेश दीक्षित का, तो ये हो जाएगा कि प्लानिंग यही कर रहे हैं। L8/84 ये ऊपर वाला फ्लैट है, ये है ब्रजेश दीक्षित का। ये देखिए ये गाड़ी आई, इसमें से मिहिर राजहंस और गोपेश झा दोनों उतरेंगे। अभी देखिए इसमें ये मिहिर राजहंस है, हाँ बेटे क्या है, अब समझ लीजिए कि सब खत्म ही हो चुका है रिश्ता। ये गोपेश झा है। ब्रजेश दीक्षित अपने दूसरे इसी के बगल में एक मकान है अशोक नगर कॉलोनी, उसमें रहता है सिगरा पे। अब देखिए ये जा रहा है ऊपर। मकान नंबर L8/84 है, शास्त्री नगर सिगरा। अब जरा दूसरा जो आपको मैंने भेजा है पोस्ट देखिए, ये ब्रजेश दीक्षित है, यही ब्रजेश दीक्षित वकील है। उनको टैग करके उन्होंने क्या लिखा है, कितने अच्छे रिलेशन है ये देख लीजिए इन सबों के। हाँ भाई, आदमी तो वही सब पेस्ट करता है ना। अच्छा अब देखिए दूसरा जरा दिखाइए जो अभी इसके बाद वाला था। नीचे आइए जरा, या कमेंट है वो उस पर आइए। ये देखिए एक लड़का जो है अपनी मां के इस पोस्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी किसी तीसरे आदमी को लेकर के। ये सारे मिले हुए हैं। हाँ तलाक हो चुका था, मतलब हो ही गया है, फिर से फाइल रीओपन का एक्चुअली। और किसी केस में अगर वो उस कोर्ट में अपीयर नहीं हुई है तो भी उसको एक बार सुनने का मौका दिया जाए। अंदर जो एक पैसा आपसे मांगा गया था वो माध्यम क्या था? कोई माध्यम नहीं, मेरे सामने मेरे से कचहरी में मांगा गया है। मैं था, मेरा पैरोकार जो मोनू मुकेश है वो मेरे साथ था, और उस समय जस्ट ब्रेक हुआ था कचहरी में, मैं बाहर निकला था, उसी समय उन्होंने बोला। मैंने उसका कंप्लेन किया। मैंने कंप्लेन तो अभी से थोड़ी कर, मैं तो कंप्लेन कभी से कर रहा हूं। तो मेरी स्थिति, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आपको मैंने बताया कि मेरी किडनी खराब हो गई थी उस समय, और वो मैं डेटोरेट होने लगा था। तो आपको पता है कि किडनी जब खराब होती है तो अगर आप में से आपके घर में भगवान ना करे कि कोई किडनी का पेशेंट हो, सबसे खराब स्थिति किडनी के पेशेंट की होती है, क्योंकि वो बाथरूम तक नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना, वो पेशाब करने के लिए जाएगा, वो पेशाब नहीं होता है उससे। किडनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है वो वेस्ट तो निकलेगा नहीं, तो अगर वो वेस्ट नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो जहर बनेगा और आप उसके बाद मर जाए। यही किडनी की बीमारी में होता है। तो उसके लिए होता है प्रोसेस डायलिसिस। डायलिसिस किया जाता है किडनी के पेशेंट का, और उस डायलिसिस के द्वारा जो आप चूंकि बाथरूम नहीं कर रहे हैं तो उसको वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि किसी का डायलिसिस चल रहा है तो आप 3 दिन पे 4 दिन पे ऐसे करके डायलिसिस। मैंने ये दाखिल किया था तो मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, तो चूंकि मेरे पास डोनर भी नहीं थे, क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप था वो ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव, और मेरे यहाँ का जो ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ मेरे फादर से मैच करता है। तो मेरे फादर तो ऑलरेडी बुजुर्ग थे, वो तो मुझे दे नहीं सकते थे, और वो भी वो शुगर के पेशेंट थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। बाकी मेरे घर में किसी से मेरा मैच नहीं करता। तो ऑलमोस्ट इन लोगों का जो स्टार्टिंग से ही एक माइंडसेट था वो ये था कि ये आज ना कल तो ये मर ही जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जितनी चीजें हैं आधी आधी बढ़ जाएगी। आधा जो है मेरे लड़के को मिल जाएगा, आधा नीरज जो है इसको मिल जाएगा। इन लोगों को
ये सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि कॉलेज कैसे चलता है, संस्था कैसे चलती है, वहां कौन मालिक होता है नहीं होता है, सब कुछ नहीं पता। इनको सीधे सीधे था कि भाई आधा आधा बढ़ जाए। जब मेरी स्थिति और खराब हो गई 2017, 18, 19, जब मैं बिल्कुल डायलिसिस पे आ गया, तो ये लोग तो खुश ही हो रहे थे। तो इनको इस समय जरूरत थी नहीं मुकदमे को देखने की या ये सब की, कि भाई चलो अपने आप ही हो जाएगा। फिर मुझे एक डोनर मुझे मिले कोलकाता में, तो उससे मेरी फाइल थोड़ी सी आगे बढ़ी कि वहां कोलकाता में जैसे आप अप्लाई करते हैं डोनर के लिए, तो फिर आपका वो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको कौन मिल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन ये वो सब होता है। तो वो मुझे 2019 में मुझे मिला एक, और संजोग से देखिए कि वो पूरा साल भर के आसपास, 2018 में ही मिल गया था, इनफैक्ट साल भर के आसपास चला। और वो जो है जो डोनर था वो इंडिया की नागरिक ही नहीं थी, और 19 के में लास्ट में एक मिला, तो उससे मेरी फाइल आगे बढ़ी। जैसे ही मेरा ये ट्रांसप्लांट वाला कंफर्म हुआ, तुरंत इन्होंने हमारा जो ये मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ था कोर्ट में, तुरंत इन्होंने उसको खोल दिया। ब्रजेश दीक्षित पहुंच करके उस फाइल को ओपन कर दिए कचहरी में। क्यों ओपन कर दिए? क्योंकि मैं तो बेड पे था, मैं लड़ नहीं सकता था, वहां ओपन कर दिए। अच्छा, उसके बाद फिर हो गया मेरा 2020 में फरवरी में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद संजोग से तो कोविड ही लग गया। तो इस तरीके से मैं, इन लोगों की जो मनसा थी उसके हिसाब से काम हो नहीं पाया। और मैं फिर उसके बाद जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा फिर बेटर होने लगा। और उसके बाद से आप लोगों की दुआ से मैं बेटर हूं, लेकिन अभी भी सिर्फ मेडिसिन पे ही हूं। और आज के डेट में सिर्फ मेरी लाइफ सेविंग मेडिसिन ही चलती है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि मेरी फेस पे स्वेलिंग है और ये सब है। एक्चुअली ये एक स्टेरॉइड चलता है, स्टेरॉइड साथ में मेडिसिन के, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग है। तो और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। तो ऊपर कि या तो ये पैसा दे, या तो इसके ऊपर इतने मुकदमे कर दो कि ये डिप्रेशन में रहे। डिप्रेशन में मैं अभी भी हूं, जाहिर सी बात है, ये होना ही है। इतनी मेडिसिन चल रही हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है, तो मैं हूं ही। तो ऐसा हो जाए कि इसकी डेथ नॉर्मल हो जाए, हम लोग फंसेंगे भी नहीं। जब ये हरकतें देखी और जब मैं 2020 में मैं अपनी जिंदगी और मौत से मैं जूझ रहा था, मैंने सबसे पहला एक ही काम किया कि मेरे पास जितनी चीजें थी सब मैंने दान कर दी। हमको मुझे चाहिए ही नहीं। मैं इवन अपना शरीर भी दान कर दिया कि अगर मान लीजिए कि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम हमारी बॉडी का कुछ तो काम आ जाएगा किसी और के। ऐसे लोगों के, ऐसे वैसी लोगों को के हाथ में आए, इससे बेटर है कि किसी जगह पे काम आ जाएगा। तो जो आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन डोनर है, वहां पे मैंने अपने बॉडी को भी कर दिया और बाकी अपनी सारी चीजों को भी मैंने इधर उधर कर दिया, जो भी मेरे पास है। ऑलमोस्ट 99% आप मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है उनके लिए मुकदमा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही लिखा है। अच्छा, और मजे की बात बताऊं कि मुकदमा चल रहा है, मैं हॉस्पिटलाइज हूं, लेकिन फिर भी ये जो है लिखती है कि मैं इनकी सेवा करती हूं। तो खैर वो तो मान लीजिए बहुत सारे हैं, अपनी सफाई में कुछ नहीं। अब जो मुकदमा नहीं हुआ था, ये पहले गए पुलिस में जाकर के दिए, पुलिस ने डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोल दिया भाई साहब ये कहां से आप लोग लेकर के आ रहे हैं। फिर ये 156(3) लेकर के आ गए कोर्ट, वहां से खारिज हो गया। फिर वो पास्को कोर्ट गया, वहां से खारिज हो गया। मेनली इन लोगों का मोटिव ये था कि मुझे परेशान किया जा सके। उस समय हम दोनों भाई एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में पूरा परिवार, बनारस में। मेरे फादर की कभी स्थिति ये नहीं थी कि वो, उनके पास बहुत पैसे थे। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया कि जितना पैसा उनके पास था उसमें हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा दिया पूरे अच्छे से, जो वो कर सकते थे। बाकी जो हम बनाया वो हम दोनों ने बनाया। हमारे यहाँ पे कोई एक चवन्नी का हमारे पास किसी का ना हमने किसी से लिया, ना हमें किसी ने मदद किया। और इसीलिए आप देखते होंगे कि भाई हमारा जो कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हैं, बट उस लेवल पे अभी नहीं पहुंची है जिस लेवल पे कि बाकी लोगों के हैं। कि भाई उनके पास पैसे थे, उन्होंने लगा दिए। हम तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
तो अब इन सभी चीजों पे इन्होंने अपना इस टाइप के लोग होते हैं। अदरवाइज एक सीधी सी बात ये होनी चाहिए थी कि देखिए मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, आप सीधा सा भाई कोर्ट का वेट करो ना आदेश का। हरकतें कर रहा है, ये एक अधिवक्ता होने का न्याय नहीं है। ये आप अधिवक्ता के रूप में एक गुंडे हैं। एक गुंडा होता है जो कि बोल करके आपसे पैसा वसूलता है, ये अधिवक्ता के रूप में गुंडे हैं। और क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।